एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर, अभी तो हम लोग कहें 4 सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में जो TDEP बुक पढ़ाई जाती है, TDEP मीन्स ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब वैद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन। ये बुक जो आपको पढ़ाई जाती है, वैद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें, इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको TDEP की बुक में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, जहाँ हमारे पावर हाउस है, जहाँ पर हमारे बिजली घर बने हुए हैं, वहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर उपभोक्ता जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो बिजली का उपभोग करते हैं। तो इस बिजली को उपभोग करने के लिए हमें कई चरणों में इसका ट्रांसमिशन करना पड़ता है, उसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस ट्रांसमिशन यानी संचरण और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग किन किन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं, ये व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन इक्विपमेंट, किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग TDEP की बुक में पढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो TDEP बुक है ये आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अपितु आप जब भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बुक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस बुक को पढ़ाने से पहले इस बुक में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, इसका सिलेबस क्या है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले से ही बोर्ड पर आपको लिख कर रखा हूँ। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूँ कि जो सिलेबस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपको इस बुक में दिया गया है, जैसे कि पहला लिखा गया इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन। मैंने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन में आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे कि आप जब भी ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन करने के लिए आपका जो भी हम लोग लेआउट सिस्टम बनाते हैं ट्रांसमिशन का, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसकी इफ़िशेंसी कैसे होना चाहिए। अभी तो हम कहें कि हाई वोल्टेज पर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कंस्ट्रक्शन माने जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी संरचना कैसी होती है, यानी हम बात करें कि हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है। ये जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है कितनी दूरी के लिए होती है और इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इकोनॉमिक का मतलब मितव्ययी। जब भी आप ट्रांसमिशन करते हैं, यानी जब वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए आप पोल, खंभे या टावर का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा कास्ट ना हो, इसका जो है आपकी इनिशियल लागत ज़्यादा ना हो पाए, इसलिए लागत को कम करने के लिए भी हम उपाय करते हैं। इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल माने हमारी ट्रांसमिशन का हमारी प्रारंभिक लागत कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं। उसके बाद मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में आपको पोल्स पढ़ना है, टावर्स पढ़ना है, इंसुलेटर पढ़ना है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ना है, मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हम लोग ये सब ऊपर का सिलेबस पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी वितरण प्रणाली क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ से हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करके उसका ट्रांसमिशन करते हैं। फिर ट्रांसमिशन कर लेने के बाद हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन आपके 2 चरणों में होते हैं, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। और जब सेकेंडरी ट्रांसमिशन कर लेने के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे 2 चरणों में होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि किन किन माध्यमों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बना सकते हैं, और यह इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आप
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाते हैं, मैंने वितरण लाइन हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के फ़ायदे क्या होते हैं, पावर फैक्टर के नुकसान क्या होते हैं, अगर पावर फैक्टर कम है तो एक उपभोक्ता के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग जब पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो पावर फैक्टर में सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग जब वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, एक तो ओवर हेड की हो सकती है, यानी ज़मीन से ऊपर, जिसको आप देखे होंगे जो पोल, खंभे या टावर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। और दूसरी हमारी आज के डेट की जो आधुनिक व्यवस्था वो अंडरग्राउंड होती है। तो अंडरग्राउंड व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से हम लोग कैसे वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है या सिलेबस लिखा गया आपको जो है, इस सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है और जो भी चीज़ें पढ़नी है सिलेबस के अंतर्गत ही पढ़नी है। बाकी ये जो TDEP की बुक में और जो सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी वो सब सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, उसके साथ इसके आगे क्या कंटेंट पढ़ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जब हम लोग वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी जब हम लोग वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो जैसा कि आप देखे होंगे कि आपके शहर या आपके मोहल्ले या आपके गांव के पास में ट्रांसमिशन लाइन गई होगी। यह हम वोल्टेज का ट्रांसमिशन तब कर पाते हैं जब हम लोग वोल्टेज का उत्पादन कर पाएँ, यानी जो हमारे बिजली घर होते हैं वहाँ से जो हम वोल्टेज बनाते हैं, इसके माध्यम से हम लोग वोल्टेज का उत्पादन करते हैं, फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेज का हम लोग उत्पादन कैसे करते हैं और उत्पादन करने के बाद हम लोग इसका ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग वोल्टेज का उत्पादन कैसे करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज का उत्पादन जब भी हम करते हैं तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, यह फैराडे साहब ने दिया था। फैराडे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग कहते हैं फैराडे का नियम या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कहते हैं। इस नियम के आधार पर ही हम लोग वोल्टेज कहीं भी पैदा कर पाते हैं और फिर उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैराडे साहब का क्या नियम है। तो फैराडे ने जो बताया था कि जब कोई कंडक्टर मीन्स चालक आप जानते होंगे कि हमारे चालक जो होते हैं वो कॉपर के हो सकते हैं, चालक जो है वो हमारे एल्युमिनियम को हो सकते हैं। इस चालक को, इस कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो आप ध्यान देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनती है जहाँ मैग्नेट होता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए दिखाना चाहूँगा कि ये कोई मैग्नेट है, छोटा सा मैं आपको बनाकर दिखा दूँ। ये हमारे पास मैग्नेट है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है। इस मैग्नेट से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जिनकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको दिखाई गई है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रख दें, फैराडे साहब ने यही बताया था कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख दें और रखने के बाद इसको हम लोग क्या करें, किसी माध्यम से घुमाएं इस कंडक्टर को। ये जो हमारा कंडक्टर आपको दिख रहा है, इस कंडक्टर को हम लोग किसी माध्यम से घुमाएं तो ये जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, जांच करके बताया कि इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। अब ध्यान देंगे इस बात को कि जब इस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है। इन्होंने ये बात बताई थी। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी ये भी बताई थी कि अगर ये कंडक्टर हमारा स्थिर हो, यह कंडक्टर हमारा स्थिर हो और किसी माध्यम से ये जो फ्लक्स है, चुंबकीय लाइन आपको दिख रही है, इसको हम लोग घुमा दें, यानी इसको हम लोग घूमने वाला बना दें, तो यह फिर फ्लक्स इस कंडक्टर से लिंक करेगा, फ्लक्स कंडक्टर को काटेगा। तो दोनों ही स्थिति में कंडक्टर में ही ईएमएफ पैदा होता है।
इस बात को फैराडे साहब ने बताया था। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैराडे साहब का जो सिद्धांत था, उन्होंने बताया था कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर को काटे तो दोनों ही स्थिति में कंडक्टर में ही हमारे ईएमएफ पैदा होते हैं, और जो भी ईएमएफ पैदा होता है उसका मान जो होता है BLV साइन थीटा के बराबर होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो भी ईएमएफ पैदा होता है उसको हम लोग स्मॉल ई से दिखा रहे हैं, और यह बराबर होता है BLV साइन थीटा के। यहाँ बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। बी यहाँ पर जो फ्लक्स घनत्व होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो घनत्व है उसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये कंडक्टर हमने लिया है इसकी लेंथ है L, और जिस वेग से हम लोग कंडक्टर को घुमा रहे हैं उसका वेग है V, वेलोसिटी V है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर ये थीटा की हम लोग बात करें तो थीटा जो होता है यह कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो इतना वोल्टेज हमारा क्या होगा, हमारा वोल्ट पैदा होगा, इतना वोल्टेज यहाँ पर पैदा होगा। यही कॉन्सेप्ट आपके फैराडे साहब ने दिया था। अगर हम बात करें तो इस कंडक्टर के दोनों सिरों को अगर हम लोड के द्वारा यहाँ पर लोड लगा दें और लोड के द्वारा शॉर्ट कर दें, ऐसे लोड लगाकर इसको शॉर्ट कर दें तो इसमें फिर करंट भी बहने लगती है। इसमें इस पूरे कंडक्टर में सर्किट क्लोज होने की वजह से हमारी करंट भी बहने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट पर आप देखे होंगे कि आपके घर पर कोई फंक्शन है, कोई शादी समारोह है, इसमें जो आप जनरेटर प्रयोग में लाते हैं उसके द्वारा आप वोल्टेज पैदा करते हैं, और वे सारे विद्युत के उपकरण हम यूज कर पाते हैं जो कि हमारे सप्लाई लाइन से हमको जो वोल्टेज प्राप्त होती है वहाँ से हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग घर पर बिजली का उत्पादन करते हैं, जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा होता है वही कॉन्सेप्ट एक पावर हाउस में एक जनरेटिंग स्टेशन पर भी लगा होता है। वहाँ पर जो हमारे जनरेटर होते हैं उसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, और अल्टरनेटर को हम लोग AC जनरेटर भी कहते हैं। तो उस जनरेटर के माध्यम से हम लोग वहाँ पर वोल्टेज पैदा करते हैं। फिर उस वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज के लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं, और एक उच्च मान तक बढ़ाने के बाद हम लोग फिर उस वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन करते हैं इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी हमारे ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने वोल्टेज पर हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इसका मानक है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं, ये जो हमारे ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं, आप पावर हाउस पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा देने के बाद आप उसका ट्रांसमिशन करते हैं, और ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होते हैं वह 765 किलो वोल्ट हो सकता है, 400 किलो वोल्ट हो सकता है, 220 किलो वोल्ट हो सकता है, 132 किलो वोल्ट हो सकता है, 66 किलो वोल्ट हो सकता है, 33 किलो वोल्ट हो सकता है, 11 किलो वोल्ट हो सकता है, 6.6 किलो वोल्ट हो सकता है, 3.3 किलो वोल्ट हो सकता है, 1.1 किलो वोल्ट हो सकता है। ये हमारे एक प्रकार की ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है और स्टैंडर्ड होती हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड वोल्टेज होती हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं ये 2 चरणों में करते हैं। पहले चरण को हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं, और दूसरे चरण में जो वोल्टेज आते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन कर लेने के बाद हम लोग वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होती है। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये 765 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट,
कि जो वोल्टेज होती है इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कहते हैं। वहीं पर हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें ये जो हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होती है ये 66 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट होती है। ये हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी हमारी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती हैं वह 11 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 1.1 किलो वोल्ट होती है। उसी प्रकार हम लोग बात करें तो हमारे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती हैं वह 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होती हैं। दोस्तों ध्यान देंगे कि ये जो 415 वोल्ट होता है इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज। और ये 240 वोल्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो ध्यान देंगे कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होती है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है ये दो चीज़ें होती हैं। और दो चीज़ें और होती हैं, एक तो फेज वोल्टेज और फेज करंट। आप ध्यान देंगे फेज वोल्टेज, फेज करंट और एक होता है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और एक होता है लाइन करंट। ये चार चीज़ें आपको लिखी हैं, फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। अगर आप इनको समझ गए तो आप लाइन टू लाइन वोल्टेज समझ जाएंगे और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज समझ जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, या लाइन वोल्टेज क्या होता है और लाइन करंट क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं थ्री फेज सिस्टम में हमारा जो लोड होता है वह थ्री फेज में हो सकता है, या जो सोर्स होता है वह भी थ्री फेज में हो सकता है। सोर्स मीन्स जो वोल्टेज को पैदा करे और लोड मीन्स जो वोल्टेज को कंज्यूम करे, जो वोल्टेज का उपभोग करे। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर है यह एज ए लोड की तरह काम करता है, अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो एज ए सोर्स की तरह काम करता है। तो हम एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्टार कनेक्टेड जो बाइंडिंग होती है उसमें 3 फेज होते हैं और तीनों फेज एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। यह आपका तीनों फेज आपको दिखाया गया है। यह लाइन है आपकी RYB। यहाँ से आप न्यूट्रल ले सकते हैं क्योंकि स्टार कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल पॉसिबल होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये जो इतना भाग होता है, ये बाइंडिंग वाला जो कुंडली वाला भाग होता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। अगर आप इसको लोड मार रहे हैं तो यहाँ से करंट आती हुई आप दिखाएंगे, अगर सोर्स मानेंगे तो यहाँ से करंट जाती हुई आप दिखाएंगे। तो ये जो आपको इतना वाला भाग है जो कि बाइंडिंग करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर, इसको हम लोग फेज कहते हैं।
ये हमारा फेज है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहेंगे। इस बात को आप ध्यान में देंगे, यह फेज होता है, और यहाँ इस कुंडली के पास में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। और ये आपकी लाइन है, 1 2 3, ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग लाइन कहते हैं। ये हमारी लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन है और यह लाइन, यानी 3 लाइन है और 3 आपको फेज दिखाए गए हैं। तो फेज वोल्टेज क्या होता है? जो आपकी एक लाइन, आप ध्यान देंगे कि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, और उसका जो जहाँ पर ये तीनों लाइन आकर मिली हुई हैं, इस बिंदु से हमारा न्यूट्रल पॉसिबल है, और ये हमारा न्यूट्रल है। तो फेज वोल्टेज क्या होता है? एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। ध्यान देंगे आप, जो है एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं, और यही वोल्टेज इसके क्रॉस मिलता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं यह लाइन और इस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। तो यह आपका फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज जो होता है वह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के बराबर होता है। आप यहाँ से लिख सकते हैं फेज वोल्टेज जो होता है वह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि फेज वोल्टेज क्या होता है। एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। और फेज करंट क्या होती है, आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए। जो करंट आपकी फेज में बहती है, यहाँ पर जो करंट फेज में बहती है उसको हम लोग फेज करंट कहते हैं। और लाइन वोल्टेज क्या होता है? आपने फेज वोल्टेज बताया, एक लाइन एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। और लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि दो लाइन, एक लाइन यह है, एक लाइन यह है, इनके बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग लाइन वोल्टेज कहेंगे। इन दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे, या इन दो लाइनों के बीच का वोल्टेज जो होगा उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो जो करंट आपकी इस लाइन में बहती है उसको हम लोग लाइन करंट कहते हैं, और जो करंट फेज में बहती है उसको हम लोग फेज करंट कहते हैं। तो आपकी जो करंट लाइन में बह रही है उसको लाइन करंट, और जो करंट अगर आप फेज में बह रही है तो उसको फेज करंट कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि स्टार कनेक्शन में जो इधर से करंट आएगी वही फेज में बहेगी। तो स्टार में हमारा जो लाइन में करंट बहती है वही क्या होती है? फेज करंट के बराबर होती है। यानी जो लाइन करंट होती है वह फेज करंट के बराबर होती है। और जो लाइन वोल्टेज होता है, यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज होता है, मैंने आपको बताया लाइन वोल्टेज क्या होता है। दो लाइनों के बीच के वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। इसको हम लोग VL से प्रदर्शित करते हैं, VL से। तो जो लाइन वोल्टेज होता है, यह जो आपकी लाइन वोल्टेज होता है यह √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ये चीज़ें आप स्टार से संबंधित बातें आप जानते रहिए कि स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है वह √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो करंट लाइन में बहती है वही करंट फेज में बहती है। तो लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है। तो ध्यान देंगे आप जो यहाँ पर कि यह जो है लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वह फेज का √3 गुना मिल रहा है। यानी जो लाइन पर हमको वोल्टेज मिलेगा वह फेज की तुलना में अधिक मिलता है। इसलिए हमें जहाँ भी अधिक वोल्टेज करने की ज़रूरत पड़ती है, या जहाँ भी हमें अधिक वोल्टेज बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ का कनेक्शन हम लोग स्टार में करते हैं। अभी तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर होते हैं उनका कनेक्शन स्टार में होता है। स्टार में करने से हम वोल्टेज अधिक पैदा कर पाते हैं, और अधिक वोल्टेज पैदा कर हमारा काम ही होता है अधिक से अधिक वोल्टेज पैदा करना है। तो जब भी हमको वोल्टेज का लेवल बढ़ाना होता है तो हम लोग कनेक्शन जो भी हमारे ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है, इसका हम लोग कनेक्शन स्टार में करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। तो दोस्तों, हम लोग ये जो स्टार में कनेक्शन करके वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो ये हमारा फेज वोल्टेज
फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट क्या होता है मैंने आपको बताया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो हम वोल्टेज पैदा करते हैं ये अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड के होते हैं। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो हमारे इंडिया की जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज होती है वह 11 किलो वोल्ट होती है। अब ध्यान देंगे कि जो इंडिया की जनरेटिंग वोल्टेज होती है 11 किलो वोल्ट होती है। यह क्या है? इंडिया की स्टैंडर्ड जनरेटिंग आपकी वोल्टेज है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर 6.6 किलो वोल्ट की, यह जो होती है, जो भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, कल कारखाने हैं, वहाँ की जो जनरेटिंग वोल्टेज होती है वह 6.6 किलो वोल्ट होती है, जो हमारे कॉमर्शियल यूज़ में लाई जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 33 किलो वोल्ट की बात करें, 33 किलो वोल्ट की जो वोल्टेज होती है, जो हमारे एडवांस कंट्री हैं जैसे हमारे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, इन सभी देशों की जो जनरेटिंग वोल्टेज होती है वह 33 किलो वोल्ट होती है। उनकी जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज होती है वह 33 किलो वोल्ट होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में देंगे कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज होती है वह 11 किलो वोल्ट होती है। जो हमारे कॉमर्शियल यूज़ में लाए जाने वाले फैक्ट्रीज हैं, कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज बनाई जाती है वह 6.6 किलो वोल्ट होती है। और जो हमारे एडवांस कंट्री है वहाँ के जो जनरेटिंग वोल्टेज है वह 33 किलो वोल्ट होती है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया वो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको TDEP यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल जो पावर है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं बताया जो है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन जब करते हैं तो ट्रांसमिशन करने से पहले हम लोग वोल्टेज को पैदा करते हैं, और वोल्टेज पैदा करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बताया। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर हम लोग वोल्टेज को पैदा करते हैं। फैराडे साहब ने जो नियम दिया था कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर को काटे तो दोनों स्थिति में कंडक्टर में ही हमारा क्या होता है, ये में पैदा होता है। इस चीज़ को मैंने विथ फिगर आपको बताया जो है। उसके बाद जो है मैंने बताया स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होती हैं, जैसे 765 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 1.1 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट या 415 वोल्ट या 415 वोल्ट या 240 वोल्ट। यह मैंने आपको स्टैंडर्ड वोल्टेज बताया। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। उसके साथ ही साथ लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होते हैं, ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको ये जो भी चीज़ें बताया उसका एक समरी में शॉर्ट नोट आपको मैं बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारे पावर हाउस होते हैं जहाँ से हम लोग वोल्टेज को पैदा करते हैं, जिसको हम लोग जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। तो ये हमारा कोई, मान लीजिए कि हमारा कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ हम लोग वोल्टेज को बनाए या वोल्टेज को पैदा किए, फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ये हमारा ट्रांसमिशन जब हम करते हैं, फिर इसको ट्रांसमिशन कर लेने के बाद हम लोग आगे चल के सब स्टेशन बनाते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर इसका ट्रांसमिशन करते हैं और सब स्टेशन बनाते हैं या उप सब स्टेशन आगे बनाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो सब स्टेशन होते हैं, इस सब स्टेशन पर जो लाइन आती है और इस सब स्टेशन से जो लाइन जाती है, जैसे ये लाइन आई, ये लाइन यहाँ से गई, अगर मैं बात करूँ तो इधर लाइन गई, इधर लाइन गई, तो यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से या जो हमारे यहाँ पर सब स्टेशन होंगे, वहाँ से हमारे घर के पास में जो सब स्टेशन हैं, यहाँ इस सब स्टेशन पर जो लाइन आती है उसको हम लोग फीडर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, जो है इस सब स्टेशन पर जो लाइन आती है और यहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम लोग फीडर कहते हैं। तो फीडर हम लोग किसे कहते हैं, आप ध्यान देंगे कि जो 33 किलो वोल्ट
और 11 किलो वोल्ट की लाइन होती है उसको हम लोग फीडर कहते हैं। जो हमारे 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की लाइन होती है उसको हम लोग फीडर कहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर पर जो आप सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वह सप्लाई कहीं ना कहीं किसी पास में लगे ट्रांसफार्मर से आ रही है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप घर पर जो सप्लाई यूज कर रहे हैं वो जो सप्लाई आ रही है वो आपके घर के पास में कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा वहाँ से आ रही है, और फिर वो ट्रांसफार्मर जो है उस ट्रांसफार्मर पर लाइन कहाँ से आ रही है, जो कि उसका कनेक्शन कहीं पास में 25 किलोमीटर के रेंज में हमारे कोई सब स्टेशन होंगे, उस सब स्टेशन से आ रही होगी। तो ये जो आपका सब स्टेशन है, यहाँ पर जो लाइन आई, यहाँ से जो लाइन गई, इसको हम लोग फीडर कहते हैं। अगर हम लोग इस सब स्टेशन की बात करें तो ये फीडर है, ये फीडर है, ये फीडर और ये फीडर है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 33 किलो वोल्ट की लाइन आई और यहाँ से 11 किलो वोल्ट की लाइन इधर गई, इधर गई, इधर गई। मान लीजिए 11 किलो वोल्ट की लाइन इधर गई, 11 किलो वोल्ट की लाइन इधर गई। तो अब ये 11 किलो वोल्ट की लाइन आई और आपके घर पर, आपके घर के पास या आपके गांव के पास में या आपके मोहल्ले या आप जहां पर भी रहते होंगे वहां पर कोई ट्रांसफार्मर बना होगा, यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर बना होगा। इस ट्रांसफार्मर पर 11 किलो वोल्ट की ये लाइन आई और यही 11 किलो वोल्ट की लाइन आगे चली गई। ये 11 किलो वोल्ट की लाइन आगे चले गई। फिर ये ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग इस लाइन में जो 11 किलो वोल्ट है इसको हम लोग कम कर लेते हैं और कम करके इधर हम लोग भेजते हैं। आपके घर के पास जो सप्लाई आती है, यहाँ पर जो लाइन आती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। आप ध्यान देंगे, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, यानी वितरण। ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इधर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इधर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये लाइन आगे आपकी चली गई, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इस डिस्ट्रीब्यूटर से आपके घर के पास मान लीजिए कोई खंभा है, कोई पोल है, यहाँ पर लाइन आई। ये आपके घर के पास में जो पोल है यहाँ पर लाइन आई। अब इस पोल से ये लाइन पुनः आगे चली जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली लाइन। लेकिन तो इस पोल से आप अपने घर तक जो आप लाइन लेकर आएंगे, आप अपने घर के पास जो मीटर बोर्ड है, वह आपका जो हाउस है, यहाँ तक जो लाइन लेकर आएंगे, ये खंभे से इस लाइन को आप लोग क्या कहते हैं? सर्विस मेंस कहते हैं। सर्विस मेंस कहते हैं। तो ध्यान देंगे, मैंने 3 बातें आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं, सर्विस मेंस क्या होते हैं और फीडर क्या होते हैं। 11 किलो वोल्ट और 33 किलो वोल्ट की लाइन को हम लोग फीडर कहते हैं। ये जो फीडर है यह सप्लाई किसको फीड करता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। यानी जो फीडर है यह डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई फीड करता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है यह सप्लाई हमारे सर्विस मेंस को फीड करता है। सर्विस मेंस किन बिंदुओं को जोड़ता है? जो हमारे घर पर जो मीटर बोर्ड लगा होता है उसको, और घर के पास में जो खंभे होते हैं, इनके बीच की जो कड़ी होती है उसको हम लोग सर्विस मेंस कहते हैं। इस सर्विस मेंस का डिज़ाइन हम लोग इस प्रकार से करते हैं, या सर्विस मेंस में जो कंडक्टर हम यूज करते हैं इसका डिज़ाइन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि हमारे घर का लोड कैसा है, हम अपने घर पर कितना लोड बना कर रखे हुए, उस हिसाब से हम लोग सर्विस मेंस का डिज़ाइन करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हमारा फीडर होता है, ये अलग अलग तरीक़ों से हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। हमारे फीडर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सर्विस मेंस होते हैं। तो ये फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विस मेंस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन पर जो लाइन आती है, मान लीजिए 33 किलो वोल्ट की लाइन आई और इससे 11 किलो वोल्ट की लाइन गई, तो 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की लाइन को हम लोग फीडर कहते हैं। अब ये फीडर जो होता है यह डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है। फीडर जो होता है, जो हमारे सप्लाई किसको करता है? डिस्ट्रीब्यूटर को। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है यह किसको लाइन की सप्लाई करता है? सर्विस मेंस को। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं, आप इसको ध्यान देंगे जो है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 3 फेज़ 3 वायर जो सिस्टम होता है वह हमेशा ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसका मतलब क्या है? 3 फेज़ 3 वायर, यानी 3 फेज़ 3 वायर। ये जो 3 फेज़ 3 वायर है इसका प्रयोग हम लोग हमेशा ट्रांसमिशन में करते हैं।
ट्रांसमिशन में करते हैं, इन संचरण में करते हैं। थ्री फेज का मतलब 3 फेज होंगे आपके आर, वाई और बी, और 3 बार 3 फेज है और 3 बार है, इसमें न्यूट्रल नहीं होगा। तो ट्रांसमिशन में हम लोग 3 फेज 3 बार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सप्लाई को, वह 3 फेज 4 बार में किया जाता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर का यूज या डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम लोग 3 फेज 4 बार में हम लोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 फेज 4 बार का यूज करते हैं। तो ये भी चीज़ें आप जानते रहिए, ट्रांसमिशन में हमेशा हम लोग 3 फेज 3 बार का प्रयोग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में या डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग 3 फेज 4 बार का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, जो भी कुछ बातें बताई, वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो है ये जो सारी चीज़ें आपको मैं बताया, इसका एक लेआउट सिस्टम बनाया जाता है कि हम लोग जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर हम वोल्टेज बनाते हैं, तो उसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को स्टेप अप करने के बाद उसका हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये ट्रांसमिशन जो होते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज का स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक सब स्टेशन की सहायता से वहाँ पर एक सब स्टेशन की सहायता से वोल्टेज को फिर स्टेप डाउन करते हैं और उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर उस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेने के बाद हम लोग जो है उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होती है। उम्मीद है कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा। उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।